चलिए स्टार्ट किया जाए नॉर्मलता और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाया गया था, तो स्टार्ट किया जाए। पहले ना जी हम लोग पढ़ लिया जाए इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। ठीक है ना, एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन या H प्लस या OH माइनस, ठीक है, या वैलेंसी। ठीक है जी। जैसे अगर अपन बोले NaOH के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? KOH के लिए क्या होगा? H2SO4 के लिए क्या होगा? Na2SO4 के लिए क्या होगा? FeCl3 के लिए क्या होगा? AlCl3 के लिए क्या होगा? एन फैक्टर। ठीक, एन फैक्टर जो होगा किसमें OH कितने हैं? एक है। इसमें कितना है? एक है। इसमें कितना H प्लस है? 2 है। इसमें कितना प्लस होगा? सोडियम कितना? 2 प्लस होगा। इसमें कितना प्लस होगा? 3। इस पे 3 प्लस, इस पे 3 माइनस हो जाएगा। इस पे भी 3 प्लस 3 माइनस हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो हम लोग इसके लिए क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। ठीक, अब देखा जाए नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलिटी, इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। देखिए, मोल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर solution. Number of gram equivalent weight present in 1 liter solution is called normality. ठीक है ना, नॉर्मलिटी क्या होता है? हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा? इन लीटर में, 1 लीटर में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है जी, और इक्विवेलेंट वेट अपन क्या बोले? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अब देखा जाए नॉर्मलता पे 2-3 क्वेश्चन देखा जाए। एक कर लीजिए। देखिए नॉर्मलता पे हम लोग क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 800 ग्राम CaCO3 dissolve in 800 ग्राम CaCO3 dissolve in 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? n इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ से पहले देख ले जाए CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है? CaCO3 का 100 हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग मास कितना दिया? 800 ग्राम। पहले
तो निकाल लिया जाए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया जाए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 800 अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 है और यूनिट फैक्टर कितना है 2 है। ठीक, तो हम लोग 2 0 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो अब हम लोग इसका क्या हो जाएगा, तो 16 आ गया ग्राम इक्विवेलेंट अपान कितना है 500 ml को किस में चेंज कर दिया लीटर में, तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 तो 1000 ऊपर आ जाएगा अपान कितना हो जाएगा 500। ठीक, ये 2 कट जाएगा 5 दूनी 10 32 ग्राम इक्विवेलेंट वेट लीटर इनवर्स हो जाएगा, है ना जी, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 600 ग्राम Na2CO3 dissolve in 800 ml सोल्यूशन। ठीक है जी, सोल्यूशन तो हमको क्या दिया है वही काम किया जाए, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले देख लिया जाए Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा Na2CO3 का 46 प्लस 48 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, 5 1 6 हो जाएगा प्लस 46 हो जाएगा 6 7 106 ग्राम हो जाएगा, है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 106 ग्राम हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एन फैक्टर हम लोग निकाले थे, तो हम लोग को अब क्या निकालना है नॉर्मलता निकालना है। ठीक, तो वही काम किया जाए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे निकाला जाए, तो मास इसका कितना दिया है 600 अपान मॉलिक्यूलर 106 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, टोटल का अपान कितना हो जाएगा सोल्यूशन 800 ml हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 600 2 अपान 106 इंटू कितना हो जाएगा 800 ml और 1000 से अपन डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नॉर्मलता आ जाएगी। ठीक है ना। अब हम लोग देख लिया जाए मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन अभी इस पे और क्वेश्चन देखा जाएगा। मोल फ्रैक्शन से पहले एक चीज और देख लिया जाए रिलेशन बिटवीन नॉर्मलता एंड मोलरता। ठीक, देखिए मोलरता क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें हो जाएगा लीटर में हो जाएगा। ठीक है ना, और नॉर्मलता क्या हो जाएगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा लीटर में। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए, इसको हम लोग ना यहाँ पे मोल लाया जाए। मोल कैसे लाएंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपन क्या हो जाएगा एन फैक्टर हो जाएगा अपन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। देखिए ये अगर ऐसे कर दिया जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, तो इतना मोल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा इनटू क्या हो जाएगा एन फैक्टर अपन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इन लीटर में हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब दोनों को डिवाइड किया जाए एन अपॉन एम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, तो एन क्या है मोल्स
एब्सोल्यूट हो जाएगा, मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन क्या है n फैक्टर भी है, अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में हो जाएगा लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, अपॉन क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हो जाएगा। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हो जाएगा। तो हम लोग क्या कि n अपॉन m इक्वल टू ए, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ठीक है जी, तो ए कट जाएगा, ठीक, और क्या बचेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कट जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आएगा mn, ठीक है ना, ए हो जाएगा। इसको अपन याद कर सकते हैं नमन से, नमन, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये रिलेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग देखा जाए क्या मोल फ्रैक्शन देखा जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन हम बता दें आपको कैसे करेंगे नमन। ठीक है, देखिए n इक्वल टू क्या है m इंटू n आया है, तो अगर अपन को दिया जाए कैलकुलेट नॉर्मलिटी इफ मोलरता ऑफ सॉल्यूशन इज मोलरता ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है जी, कितना दिया है 5 मोल पर लीटर दिया, ठीक है ना, तो हमें क्या दिया है कैपिटल M कितना दिया है 5 मोल पर लीटर दिया है, और n फैक्टर हम कहाँ से निकालेंगे Na2SO3 के लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लीटर इनवर्स हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखा जाए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ठीक है ना, इसी एक से डिनोट करते हैं। एक अब निकाला जाता है जब किसी सॉल्यूशन में क्या होते हैं सॉल्यूट प्लस क्या उपस्थित हो सॉल्वेंट हो, ठीक है ना, उनका रेशियो निकालने पर मोल फ्रैक्शन जो होता है लेस देन क्या होता है 1 आर लेस देन 1 आर लेस देन 1 होता है, पहली बात। ठीक, अगला पॉइंट ये है, इसका डेफिनेशन पर लिखा जाए, इट इज द रेशियो ऑफ moles of solute to the moles of solution, moles of solution, ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर x मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो हमारे पास ये क्या है सॉल्यूट है, क्या है सॉल्वेंट, सॉल्यूट को हम किसे बोले थे B से, और सॉल्वेंट क्या बोले थे A से डिनोट किया जाए। ठीक, हम बोले अगर आपसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, ठीक, तो क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं। वैसे ही अगर अपन XA को निकालेंगे, देखिए जिसका निकालना रहता है उसके मोल्स ऊपर रहते हैं बट अपन टोटल मोल हो जाता है, ठीक है ना, तो हमें किसका सॉल्वेंट का निकालना, तो हम लोग क्या लिया जाए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लोग मान लिया जाए सॉल्यूट के मोल कितने हैं Nb है और इसके मोल कितने हैं Na है, ठीक है ना, तो क्या लिया जाए, और सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा Na प्लस Nb हो जाएगा, हो जाएगा ना, Na प्लस Nb हो जाएगा। अब देखा जाए इसकी जगह क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या ले सकते हैं Nb अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है Na प्लस Nb, ठीक, और इसकी जगह क्या है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb और क्या हो जाएगा Na प्लस Nb हो जाता है। ठीक है जी, एक और फार्मूला आता है XA प्लस XB इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है।
ठीक है ना। एक्स ए प्लस एच बी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हम लोग देख लिया जाए, हम लोग को मोल फ्रैक्शन देख लिया गया। मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे कैसे, एक क्वेश्चन देखा जाए, देखिए छाप लीजिएगा। देखिए 72 ग्राम, एक मिनट भाई, क्या लिया जाए, S3OH, इसका कितना हो जाए, S3OH हो जाएगा 16 32 32 64 ग्राम मेथेनॉल dissolve in 90 ग्राम H2O. Calculate the mole fraction. Calculate mole fraction of H3OH and H2O. ठीक है, देखो यक्स अगर हमको किसका निकालना है, CH3OH का, ठीक। तो हम लोग मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ H2O हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O हो जाएगा। फिर क्या हो जाए, यक्स इसका लिया जाए, हम लोग वाटर का लिया जाए, तो क्या लेंगे, मोल्स ऑफ H2O अपॉन मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ H2O हो जाएगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल ऑफ H2O लिया जाए, H2O का मास कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है, और मालिक्यूलर वेट 18 है, 5 आ जाएगा मोल। और मोल आप किसके लिए जाए, मोल आप CH3OH लिए जाए, ठीक है जी, 64, और इसका होता है 32 होगा, निकालेंगे, ठीक है ना। कार्बन 12 और ये 4 16 16 दूना 32 है, 32 दूना क्या जाएगा 64, इसके 2 मोल इसके 5 मोल। तो यक्स आप किसके निकाल रहे हैं, CH3OH का मोल निकाला जाए। मोल्स ऑफ CH3OH कितने हैं, 2 अपान टोटल मोल कितने 5 + 2 हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, यक्स ऑफ CH3OH हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसके भी ऐसे निकाल लिया जाए, H2O इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O कितने 5 है अपॉन मोल्स ऑफ CH3OH इतना, कितना रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक, देखिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन देखा जाए। पहले हम लोग देखा जाए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। अगर हम लोग सॉल्वेंट का देखा जाएगा तो NB अपान Na प्लस NB होता है ना जी। ये तो हम कल इससे पहले भी बताया गया है। और यक्स इक्वल टू क्या होता है, Na प्लस NB होता है, ठीक। पहले अगर डिवाइड कर दिया जाए XB अपान XA किया जाए तो क्या हो जाएगा, NB अपान Na हो जाएगा, ठीक। अब देखिए XB अपान XA इक्वल टू ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह अपन क्या ले सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक। तो अपन लिख सकते हैं XB अपान XA इक्वल टू WB अपान MB MA अपान W, ये लिख सकते हैं। अब देखिए XB अपान XA इक्वल टू क्या ले सकते हैं, WB अपान MB इंटू MA अपान WA, ठीक है जी। देखिए
मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट बोले तो WA चाहिए, है ना। अपन ये किस में लिए हैं? केजी में लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ग्राम में रहे तो अपन क्या करते हैं? 1000 कर सकते हैं। ठीक, देखिए स्मॉल m इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है। तो ये चीजें आपको दिख रही है कि नहीं? तो देखिए ये पूरा ग्राम में था, तो ऐसा किया जाए 1000 से अपन मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों साइड में, और इसको यहाँ उठा के लाया जाए। यम इक्वल टू WB अपॉन MB 1000 अपॉन WA। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? मोलैलिटी लिख सकते। स्मॉल m इक्वल टू XB इंटू 1000 अपॉन x इंटू MA हो जाएगा। ठीक, ये रिलेशन निकला। अब अपन ले सकते हैं XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो XA इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 1 माइनस XB यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल m बराबर क्या होगा? XB इंटू 1000 बटे 1 माइनस XB, और क्या हो जाएगा? MA हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा रिलेशन, ठीक है ना। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन देखा जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इज 0.6, कैलकुलेट द मोलैलिटी इफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व। कह रहा है वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.6 है, और अगर उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए तो हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करिए। देखिए यमे क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? सॉल्यूट का है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो अपन m इक्वल टू क्या कर सकते हैं? XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू क्या कर सकते हैं? MA। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें दिया सॉल्वेंट का, तो XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो अपन XB की इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 1 माइनस 0.6, तो 0.4 हो जाएगा XB इक्वल टू। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.4 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस 0.4 इंटू 80। ठीक है, इतना आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखा जाए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अगला टॉपिक है। अब स्टार्ट किया जाए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? अपन अमाउंट बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग 100 ग्राम में ही ज्यादातर यूज करते हैं, तो हम लोग ले लिया जाए मास आर
moles of solute dissolved in 100 gram of solvent. Dissolved mass or moles of solute dissolved in 100 gram of solvent called solubility. ठीक है जी. Solubility defined by coefficient factor अल्फा. ठीक है जी. देखिए अल्फा इक्वल टू होता है V अपॉन V इंटू पी होता है. ठीक. देखिए जो V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस और जो कैपिटल V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और जो P होता है प्रेशर होता है ऑफ गैस. ठीक है. गैस का प्रेशर होता है. ठीक है. ये डिफाइन किया जाता है अल्फा से. कोएफिशिएंट फैक्टर होता है. अब हम लोग देखा जाए सॉल्वेबिलिटी इफेक्ट कैसे होगी. ठीक है. देखा जाए फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid. solubility of gas in liquid. ठीक है जी. देखिए पहला पॉइंट क्या होगा. पहला होगा नेचर ऑफ solute or solvent. ठीक. देखिए more liquefiable gases are dissolved more amount and less liquefiable gases dissolve less amount. ठीक है ना. लेस अमाउंट. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जी. CO2 NH3 मोर लिक्विफिएबल गैसेज हैं. O2 N2 हीलियम ये लेस लिक्विफिएबल गैसेज है. ठीक है. तो जो CO2 है CO2 प्लस H2O अपन से क्या बना देते हैं H2CO3 बन जाता है. NH3 जो होता है डिजॉल्व होकर क्या बना दे H2O के साथ NH4OH हो जाता है. ठीक है. एक पॉइंट और लिख सकते हैं. The gases react with solvent then more soluble. ठीक है जी. मतलब जो गैसें रिएक्ट करती हैं किससे जो गैसें सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती हैं वो क्या हो जाती है मोर सॉल्युबल हो जाती है. जैसे CO2 प्लस H2CO3 है ये बना. लेकिन O2 और N2 क्या करते हैं रिएक्ट नहीं करेंगे. नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेंगी और N2 भी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगी. तो जानते क्या होता है जो O2 होता है. लेकिन जो O2 होता है लिख लीजिएगा O2 are partially less soluble
in water but N2 not soluble, ठीक है ना। पार्शियली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, इसलिए तो H2O जो होता है लेस सॉल्युबल होने की वजह से तो मछलियां ऑक्सीजन को यूज कर लेती हैं, अगर कंप्लीट सॉल्युबल होता तो यूज नहीं कर पाती। ठीक है जी। तो अब हम लोग देखा जाए नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, अब देखा जाए टेम्परेचर। क्या देखा जाए? टेम्परेचर। ठीक है जी। देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility decreases except हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है जी। हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility also increases। ठीक है ना। हीलियम और हाइड्रोजन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, जबकि सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर जो होती है, जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सॉल्युबिलिटी के होता है। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी के होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे H2O है, इसे अपन हीट करना शुरू करेंगे तो इसमें O2 जो होता है बबल के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखा जाए प्रेशर। अगला क्या है? प्रेशर। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gas in liquid is increases according to Henry's law। हेनरी लॉ क्या बोलता है? मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to pressure of gas। ठीक है जी। हेनरी लॉ बोलता है मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट जो गैस का मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रेशर के। तो यम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? प्रेशर के हो जाता है। ठीक है ना। अब देखा जाए ग्राफ। देखिए अगर यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पी के है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू पी हो जाएगा। ठीक। वाई बराबर क्या हो जाएगा? यम एक्स हो जाएगा। ठीक। देखिए यहां से सॉरी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होगा यम और पी के बीच में। ठीक है ना। स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप के हो जाएगा। के का 1 मानेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक। अब देखो अगला पॉइंट है, इफ O2 and N2, ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए और ये क्या मानिए सेकंड। O2 and N2 dissolve in liquid। ठीक है लिक्विड। तो O2 क्या है? मोर सॉल्युबल है। मोर सॉल्युबल ये क्या है? लेस सॉल्युबल। ठीक है ना। या तो सॉल्युबल ही नहीं है। तो इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाया जाए तो क्या बना सकते हैं? देखिए जिसका स्लोप इस सॉल्युबिलिटी को बता रहा है, सॉल्युबिलिटी को बता रहा है। ठीक है ना। जो जितना ऊपर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो O2 क्या है? ज्यादा सॉल्युबल है, ये हो जाएगा। और N2 क्या है? लेस सॉल्युबल है। तो देखिए
O2 यहाँ पे मिलेगा और N2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। O2 और N2 यहाँ मिलेंगे, ठीक। तो इसकी ये θ1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए θ2, तो θ2 क्या हो जाता है ग्रेटर देन θ1 भी हो जाता है, ठीक है ना। स्लोप जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर और चला जाए इसी में। देखिए, if two gases are dissolved in liquid, लिक्विड में अगर दो गैसें डिजॉल्व की गई हैं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, m1 अपान m2 इक्वल टू p1 अपान p2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन दिया रहता है। अगला पॉइंट लिखा जाए, इफ टू आर मोर देन टू नॉन reacting gases are dissolved in liquid, if two or more than two non-reacting gases are dissolved in liquid, then according to Henry law mole fraction of each gases is directly proportional to pressure of gas, ठीक है जी। तो each gases, अगला पॉइंट लिख लिया जाए, each gases not affect each other, मतलब कोई भी गैस किसी को इफेक्ट नहीं करती है। तो अपन लिख लिया जाए, मोल फ्रैक्शन किसका बोल रहा है, गैस का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, ठीक है ना। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखा जाए यहाँ पे, तो एक्स जी इक्वल टू होता है ना जी, के पी हो जाता है, के पी हो जाता है। अब हम लोग देखा जाए एक्स जी 1 अपान के पी इक्वल टू हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक। 1 अपान के की जगह अपन लेते हैं के एच, को बोला जाता है हेनरी कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इंटू एक्स जी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो के एच है, अगर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाए, इसके आगे लिखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जी किसको बता रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को बता रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को बता रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो देखिए ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो हम ले सकते हैं P के एच डिक्रीजेज इफ solubility of gas increases, केएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम लोग देखा जाए यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, और सॉल्युबिलिटी जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, केएच के। तो केएच क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, टेम्परेचर।
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केएच क्या होगा, बढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हेनरी लॉ। तो हम लोग हेनरी यूनिट देख लिया जाए, यूनिट थोड़ा सा और देख लिया जाए। अगर देखिए केएच जो होगा इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखा जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। यूनिट, यूनिट ऑफ केएच पी इक्वल टू केएच इंटू एक्स जी होता है, ठीक है। तो एक्स जी का खुद कोई यूनिट नहीं है, तो केएच का यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा, ठीक। और अब हम लोग देखा जाए लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब क्या क्या, फर्स्ट जो होता है प्रेशर, प्रेशर नॉट टू वेरी हाई, ठीक ना, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता। सेकेंड टेम्परेचर नॉट टू वेरी लो। अगला पॉइंट है गैसेज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, गैसेज एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमें एप्लीकेशन देखना है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है ना। एप्लीकेशन में क्या होता है, सोडा वाटर, सोडा बॉटल आर सील्ड, में बंद की जाती, सोडा वाटर आर सील्ड एट हाई प्रेशर फॉर इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, ठीक है ना। जो हम लोग खोलते हैं, जो झाग निकलता है ना, वो किसकी वजह से होता है, हाई प्रेशर होने की वजह से, प्रेशर हाई हो जाता है तो उसमें वो डिजॉल्व हो जाती है। किससे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब हम उस बॉटल को खोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, उस बॉटल को खोलते हैं, तो उसका जो होता है प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या होना चाहता है, बराबर होना चाहिए, जिससे जल्दी जल्दी CO2 गैस क्या होती है, बाहर आती है, ठीक है ना। अगला एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 decreases, so human or any living human, so human face anoxia, anoxia due to not sufficient amount O2 are received by RBC, ठीक है जी। मतलब
अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन संपूर्ण मात्रा में डिजॉल्व नहीं हो पाता है, जिससे हमें उल्टी का और चक्कर आने का क्या होता है, एहसास होता है। ठीक है ना। इसी देखिए स्कूबा ड्राइवर स्कूबा ड्राइवर स्कूबा ड्राइवर स्कूबा ड्राइवर स्कूबा ड्राइवर जो होता है ना जी, वो ले जाता है 11.2%, 56.2% और 30.1% O2 N2 और हीलियम का मिक्स गैस को दिया जाता है। जो स्कूबा ड्राइवर होता है उसको हीलियम का और नाइट्रोजन का इतने इतने परसेंट का मिक्सचर गैस दिया जाता है, क्योंकि जब वो नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन की सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर क्या होगा, नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। बढ़ने की वजह से उसके बॉडी में जो O2 होगी वो ज्यादा मात्रा में डिजॉल्व हो जाएगी, और वो जब बाहर आएगा तो प्रेशर कम होगा और O2 क्या होगी, बुलबुले के रूप में बाहर आने लगेगी, जिससे उसके ब्लड में क्या हो जाएगा, क्लॉट बनने लगेगा आने के बाद। उसी से बचने के लिए और उस जो स्कूबा ड्राइवर होता है उसको क्या दिया जाता है, हीलियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण गैस दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हीलियम होता है और नाइट्रोजन होता है वो सॉल्वेबिलिटी क्या कर देता है, घटा देता है, जिससे बाहर आने पर उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन देखा जाएगा।